हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ज्योग्राफी का चैप्टर 4 आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं वो हैं भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, इस पर चर्चा हम लोग करेंगे। पहला जो कारक है जो भारत की जलवायु को प्रभावित करता है वो है अक्षांश। क्या है वो? अक्षांश। अक्षांश भारत के जलवायु को प्रभावित करता है। आपको याद दिलाऊं, मैं जब मैं पढ़ा रहा था शुरू में तो आपको बताया था कि हमारी पृथ्वी ऐसी है, गोलाकार है ना। ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, राइट हैंड की तरफ ईस्ट है, लेफ्ट हैंड की तरफ वेस्ट है। इसके ठीक बीचों बीच से ऐसी एक काल्पनिक रेखा जाती है जिसको कि हम लोग इक्वेटर कहते हैं। 0 डिग्री लैटिट्यूड, 0 डिग्री अक्षांश। उससे 23.5 डिग्री ऊपर जब बढ़ते हम लोग 23.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ, तो ये काल्पनिक रेखा, इसको कर्क रेखा बोलते हैं। जब 23.5 डिग्री साउथ की तरफ हम बढ़ते हैं तो यहाँ भी एक काल्पनिक रेखा है, इसको मकर रेखा कहते हैं। सूर्य जो है इन दो रेखाओं के बीच में, कर्क रेखा और मकर रेखाओं के बीच में गमन करता है। यानी कि ये वो इलाके, ये वो क्षेत्र हैं जहां पर सूर्य की किरणें सालों भर लगभग सीधी पड़ती हैं और लगभग सालों भर यहाँ पर जबरदस्त गर्मी पड़ती है। इस जोन में सबसे ज्यादा सूर्य की जो किरणें सीधी कहीं पड़ती हैं तो वो है इक्वेटर, यानी कि भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा। और इससे जैसे जैसे उत्तर की तरफ जाते हैं वैसे वैसे सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं। जैसे जैसे इससे दक्षिण की तरफ जाते हैं वैसे वैसे सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं। या यूं कहें कि ये जो जोन हमने बताया कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में, ये टॉरिड जोन है, यानी कि टेम्परेट जोन है। यहाँ पर सालों भर गर्मी पड़ती है। इसके बाद यहाँ पर मिलता हमको 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और इधर मिलता है 66.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड को हम लोग कहते हैं आर्कटिक वृत्त और 66.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड को बोलते हैं एंटार्क्टिक वृत्त। कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त का जो ये एरिया है ये कहलाता है सब ट्रॉपिकल जोन। यहाँ पर गर्मी में गर्मी और सर्दी में ज़बरदस्त सर्दी पड़ती है। ये मकर रेखा और एंटार्क्टिक वृत्त के बीच का जो एरिया है ये भी सब ट्रॉपिकल जोन है। गर्मियों में गर्मी और सर्दियों में ज़बरदस्त ठंड पड़ती है। इसके बाद ये आर्कटिक वृत्त और ये हो गया नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव, दोनों के बीच का जो एरिया है ये है कोल्ड जोन। और फिर इधर एंटार्क्टिक वृत्त और साउथ पोल के बीच का एरिया कोल्ड जोन है। यहाँ पर सालों भर बर्फ जमी रहती है, सालों भर टेम्परेचर माइनस में ही रहता है। सूर्य की किरणें वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती उस हद तक कि उनको हीट करके वो मेल्ट कर सकें उन आइस डिपॉजिट्स को। इसलिए इन दोनों ही पोल्स पर आइस डिपॉजिट्स हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे इक्वेटर से हम दूर जा रहे हैं, या तो नॉर्थ पोल की तरफ या साउथ पोल की तरफ, टेम्परेचर धीरे धीरे डिक्रीज होता चला जा रहा है। कैसे? ये पूरी पृथ्वी कई सारे जोन में बंटी हुई है। टेम्परेट जोन या टॉरिड जोन, सब टॉरिड जोन या सब टेम्परेट जोन और कोल्ड जोन, ऐसे बंटी हुई है। यानी कि अक्षांश रेखा तो कहीं के भी किसी स्थान के जलवायु को प्रभावित तो करती है। तो हमारे देश के जलवायु को भी अक्षांश रेखा प्रभावित करती है। हमारे देश के लगभग ठीक बीचों बीच से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। यानी कि हमारा दक्षिण भारत जो है वो टेम्परेट जोन में पड़ जाता है, टॉरिड जोन में पड़ जाता है। और हमारा जो नॉर्थ इंडिया है, उत्तर भारत जो है वो सब ट्रॉपिकल जोन या फिर यूं कहें सब टेम्परेट जोन या
सब टॉरिड जोन में पड़ जाता है। तो ये प्रभावित कर रही है। बुक में क्या लिखा है? कर्कवृत्त देश के मध्य भाग पश्चिम में कच्छ से रन से लेकर पूर्व में मिजोरम से होकर गुजरती है। मध्य भाग से कर्कवृत्त गुजरती है, यह मैंने आपको बताया। पश्चिम में कच्छ के रन से, कच्छ मरुस्थल से होकर गुजरती है, और पूर्व में बात करें तो मिजोरम से होकर के गुजरती है। यह देश का लगभग आधा भाग कर्कवृत्त के दक्षिण में स्थित है, यानी कि दक्षिण भारत कर्कवृत्त के दक्षिण में स्थित है, ट्रॉपिकल जोन में है, टेम्परेट जोन में है, टॉरिड जोन में है, जहां पर जबरदस्त गर्मी और लगभग सालों भर पड़ती है। जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, कर्कवृत्त के उत्तर में स्थित शेष भाग उपोष्ण कटिबंधीय है, यानी कि सब टॉरिड जोन या सब टेम्परेट जोन या सब ट्रॉपिकल जोन कह सकते हैं, उधर है ये। इसलिए भारत के जलवायु में उष्ण कटिबंधीय जलवायु और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु दोनों की विशेषताएं उपस्थित हैं। जहां दक्षिण भारत में उष्ण कटिबंधीय जलवायु है, वहीं उत्तर भारत में उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। अब दूसरा जो फैक्टर है, दूसरा जो कारक है हमारे देश की जलवायु को प्रभावित करने वाला, वो है ऊंचाई। आपको याद दिलाऊं, हमने पढ़ाया आपको कि जैसे जैसे हम समुद्र तल से ऊपर की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे टेम्परेचर पहले डिक्रीज होता जाता है बाय द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर 1000 फीट। लगभग 1000 की फीट की ऊंचाई पर जाने पर लगभग 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घटता चला जाता है। और इसी तरीके से इस एटमॉस्फेयर के फर्स्ट लेयर में, यानी कि ट्रोपोस्फेयर में डिक्रीजमेंट चलता है। उसके बाद जब हम स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंचते हैं तो वहां तक पहुंचते पहुंचते टेम्परेचर -56 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, और वहां पर यह टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो हमारे धरती पर जो असर पड़ता है वो स्ट्रेटोस्फियर का नहीं, ट्रोपोस्फियर का पड़ता है, जिस ट्रोपोस्फियर में टेम्परेचर डिक्रीज होता है हाइट के बढ़ने की वजह से। इसका अर्थ है कि धरती का जो भी जगह समुद्र तल से जितना ही अधिक ऊंचा है, वहां पर टेम्परेचर उतना ही अधिक कम होगा, और जो जगह समुद्र तल से जितना ही कम हाइट पर है, वहां पर टेम्परेचर उतना ही अधिक हाई होगा। यानी कि प्लेन एरिया का टेम्परेचर हाई होगा, उससे थोड़ा सा लो माउंटेन पर होगा, और हाई माउंटेन के पिक पर जाएंगे तो वहां पर टेम्परेचर और कम होगा, और इतना अधिक कम होगा कि वहां पर आइस डिपॉजिट ही मिलेगा। तो ये हाइट जो है, सी लेवल से जो हाइट है, वह भी जलवायु को प्रभावित करता है। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, इसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। भारत का तटीय क्षेत्र भी विशाल है, जहां अधिकतम ऊंचाई लगभग 30 मीटर है। अब देखिए, भारत का जो तटीय इलाका है, चाहे वो कोरोमंडल कोस्ट हो, चाहे वो नॉर्दर्न सर्कल्स हो, चाहे वो कोंकण कोस्ट हो, मलाबार कोस्ट हो, या गुजरात कोस्ट हो, कोई भी कोस्ट हो, वो जो है उसकी जो एवरेज हाइट है सी लेवल से, समुद्र तल से, वो 30 मीटर है, जबकि हिमालय पहाड़ की औसत ऊंचाई समुद्र तल से 6000 मीटर है। इतने का अंतर है। तो जाहिर सी बात है कि टेम्परेचर में भी डिफरेंस होगा। भारत के तटवर्ती इलाकों में जितना टेम्परेचर होगा, उसकी तुलना में हिमालय की चोटियों पर टेम्परेचर बहुत बहुत कम होगा। हिमालय मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय महाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है, और मध्य एशिया की तरफ से, चीन की तरफ से, साइबेरिया की तरफ से, उधर से जो ठंडी हवाएं आती हैं, वो ठंडी हवाएं हमारे देश में नहीं आ पाती हैं। उन ठंडी हवाओं को हमारे देश में आने से ये हिमालय पहाड़ रोकता है, यानी कि उन ठंडी हवाओं से रक्षा ये हिमालय पहाड़ हमारी करता है। तो साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि हमारे देश के ऊपर से जो मानसून हवाएं जाती हैं, उन मानसून हवाओं को रोक करके वो हमारे देश में ही बारिश करवाते हैं हिमालय पहाड़। उन मानसून हवाओं को मॉइस्चर के साथ हिमालय के उस पार तिब्बत की तरफ या चीन की तरफ नहीं जाने देता, यानी कि दोनों तरह से वो हमको फायदा पहुंचाता है। एक तो साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं को वो हमारे देश में प्रवेश करने नहीं देता, और दूसरी तरफ हमारे देश के ऊपर से जो हिंद महासागर की तरफ से मानसून हवाएं आती हैं, उन मानसून हवाओं को रोक करके वो हमारे देश में बारिश करवाता है, उनको हिमालय के उस पार नहीं जाने देता है। तो इन पहाड़ों के कारण, इन पर्वतों के कारण क्षेत्र में मध्य एशिया की तुलना में ठंड कम पड़ती है, और यही कारण है कि
कि मध्य एशिया में जितनी ठंड पड़ती है, साइबेरिया की तरफ जितनी ठंड पड़ती है, चीन की तरफ जितनी ठंड पड़ती है, रूस की तरफ जितनी ठंड पड़ती है, उसकी तुलना में हमारे देश में ठंड कम पड़ती है। तिब्बत की तरफ जितनी ठंड पड़ती है, उसकी तुलना में भी हमारे देश में ठंड कम पड़ती है, इन हिमालय पर्वत श्रृंखला की वजह से। अगला जो कारक है हमारे देश के जलवायु, वायु दाब एवं पवन। भारत में जलवायु तथा संबंधित मौसमी अवस्थाएं निम्नलिखित वायुमंडलीय अवस्थाओं से संचालित होती हैं। कौन कौन से वायुमंडलीय अवस्थाएं हैं? वायु दाब एवं धरातलीय पवनें, धरातल पर जो पवन चलती है, बहती हुई हवा को पवन कहते हैं। ऊपरी वायु परिसंचरण, और कुछ ऊंचाई पर जो हवा में बहाव है उसकी वजह से भी हमारे यहाँ की जलवायु प्रभावित होती है। पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ एवं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, इसकी वजह से भी हमारे देश की जलवायु प्रभावित होती है। भारत उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों यानी कि ट्रेड विंड्स वाले क्षेत्र में स्थित है। ये पवनें उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पट्टियों से उत्पन्न होती हैं। ये दक्षिण की ओर बहती कोरियालिस बल के कारण दाहिनी ओर विक्षेपित होकर विषुवतीय निम्न दाब वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ती हैं। सामान्यतः इन पवनों में नमी की मात्रा बहुत कम होती है, क्योंकि यह स्थलीय भागों पर उत्पन्न होती हैं एवं बहती हैं। इसलिए इन पवनों के द्वारा वर्षा कम या नहीं होती है। इस प्रकार भारत को शुष्क क्षेत्र होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों, इस पर चर्चा हम लोग अभी थोड़ी देर में करेंगे। यहाँ हमने बताया कि हमारे देश के उत्तर की तरफ, उत्तरी गोलार्ध, हमारा देश का तो हमारा पूरा का पूरा देश उत्तरी गोलार्ध में ही है, तो हमारे देश से और उत्तर की तरफ जाते हैं, यानी कि हिमालय के उस पार जब जाते हैं, हिमालय के उस पार जो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, चूंकि वहां पर तापमान कम होता है, इसीलिए एयर का प्रेशर, वायु दाब वहां पर अधिक होता है। जबकि जो इक्वेटर है, विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा है, वहां पर तो सालों भर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती, वहां जबरदस्त गर्मी पड़ती है, वहां का वायुमंडल बहुत ज़्यादा गर्म होता है, जिसकी वजह से वहां पर वायु दाब, एयर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर बहुत कम होता है। और आपको पता है एयर ब्लो किधर से किधर करती है? हाई एयर प्रेशर जोन से लो एयर प्रेशर जोन की तरफ एयर का फ्लो होता है, उसका ब्लो होता है। तो जाहिर सी बात है, हाई एयर प्रेशर किधर है? उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, उत्तरी ध्रुव के, जो कि हिमालय का उस पार पड़ रहे हैं। और लो एयर प्रेशर किधर बन रहा है? इक्वेटोरियल जोन में, यानी कि विषुवत रेखा के आसपास, भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र में लो एयर प्रेशर बन रहा है। तो एयर का ब्लो होगा, जाहिर सी बात है, उस हाई प्रेशर की तरफ से, यानी कि उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की वजह से, की ओर से इस विषुवतीय क्षेत्र की ओर हवा का बहाव होगा। तो अब उधर से जो हवाएं आती हैं, वो हवाएं स्थलीय भाग से होकर कर आती हैं और बहुत ठंडे इलाके से होकर कर आती है। तो वो हवाएं बहुत ही सर्द हवाएं होती, बहुत ही ठंडी हवाएं होती हैं, और पर वो शुष्क होती है, ड्राई होती है। चूंकि स्थलीय भाग से आती हैं, तो अपने साथ मॉइस्चर, अपने साथ नमी, अपने साथ जलवाष्प वो लेकर के लगभग न के बराबर ही आती हैं। इसलिए उनकी वजह से जहाँ कहीं भी बारिश या तो होती ही नहीं है, या अगर बारिश कहीं भी होती भी है तो वो बहुत कम होती है। तो अब इस हिसाब से हमारा जो देश है वो तो शुष्क होना चाहिए और बहुत अधिक ठंडा होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ना तो हमारा देश उतना शुष्क है, उतना ड्राई है, उतनी बारिश की कमी है, और ना ही तो हमारे यहाँ उतनी ठंड है। कारण वही है हिमालय पहाड़, वो उधर से आने वाली ठंडी हवाओं को हमारे क्षेत्र में आने से रोकता है। बहुत कम ही हवाएं हमारे देश को ऊपर से बह पाती हैं जो उस तरफ से आती हैं, और बेशक उनकी वजह से बारिश हमारे यहाँ पर हो या नहीं हो, हमारे देश में तो मानसून पहने बहती हैं, और उन मानसून पहनों की वजह से हमारे देश में बारिश हो जाती है। इसीलिए हम शुष्क नहीं हैं, और उधर की हवा कम पहुँचती है, इसीलिए हम उतने ठंड भी नहीं हैं। यहाँ पर ब्लू बॉक्स में लिखा है कोरियालिस बल,
पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कोरियालिस बल कहते हैं। पृथ्वी अपनी दूरी पर लट्टू की तरह ऐसे नाचती है ना, इसी गति को कहते हैं घूर्णन गति। और धरती की इस घूर्णन गति के कारण एक बल पैदा होता है जिसको आभासी, वो बल तो दिखता नहीं है, आभास होता है, तो वो जो आभासी बल पैदा होता है उसी को कोरियालिस बल कहते हैं। और इस बल के कारण पौने उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर तथा दक्षिण गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं। और उसी घूर्णन गति के कारण क्या होता है कि जो हवाएं हैं वो विक्षेपित होती हैं उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी तरफ और दक्षिण गोलार्ध में बाईं तरफ। ये फेरल का नियम भी कहा जाता है, और इस नियम को फेरल का नियम भी कहा जाता है। भारत की वायु दाब एवं पवन तंत्र अद्वितीय है। शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में उच्च दाब होता है। इस क्षेत्र की ठंडी शुष्क हवाएं दक्षिण में निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्र के ऊपर बहती हैं। ग्रीष्म ऋतु में आंतरिक एशिया एवं उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसके कारण गर्मी के दिनों में वायु की दिशा पूरी तरह से परिवर्तित हो जाती है। वायु दक्षिण में स्थित हिंद महासागर के उच्च दाब वाले क्षेत्र से दक्षिण पूर्वी दिशा में बहते हुए विषुववृत्त को पार कर दाहिनी ओर मुड़ते हुए भारतीय उपमहाद्वीप पर स्थित निम्न दाब की ओर बहने लगती है। हमारे देश की स्थिति कुछ ऐसी है कि जब शीत ऋतु में, है ना, ठंडी हवा हिमालय के उस पार जो बनती है उच्च वायुदाब के कारण, वो हवा बहती है निम्न वायुदाब की तरफ, यानी कि विषुववृत्त की तरफ। हमारे देश को पार करने के बाद ही वो महासागरों के ऊपर से गुजरती हैं। लेकिन जब हमारे यहाँ ग्रीष्म ऋतु आती है तो हवा का बहाव ठीक उल्टा हो जाता है। हवा का बहाव हिंद महासागर की ओर से हमारे देश के ऊपर से होते हुए बहती है, और जब वो हिंद महासागर के ऊपर से हवाएं आती हैं तो अपने साथ नमी लेकर के आती है, मॉइस्चर लेकर के आती है, वाटर वेपर लेकर आती हैं और वो बारिश करवाती हैं। तो दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के नाम से जाना जाता है उन पवनों को जो हमारे देश से गुजरती हैं हिंद महासागर के ऊपर से होकर आती हुई। ये पवनें कृष्ण महासागरों के ऊपर से बहती हैं, नमी ग्रहण करती हैं तथा भारत की मुख्य भूमि पर वर्षा करती हैं। यही बात मैं आपको समझा रहा था। इस प्रदेश में ऊपरी वायु परिसंचरण पश्चिमी प्रवाह के प्रभाव में रहता है। इस प्रवाह का एक मुख्य घटक जेट धारा है। क्या है जेट धारा, जरा ये जानते हैं। जेट धाराएं लगभग 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर अक्षांशों के बीच स्थित होती हैं, इसलिए इन्हें उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं कहा जाता है। भारत में ये जेट धाराएं ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर पूरे वर्ष हिमालय के दक्षिण में प्रवाहित होती हैं। इस पश्चिमी प्रवाह के द्वारा देश के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी भाग में पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ आते हैं। गर्मियों में सूर्य के आभासी गति के साथ उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धारा हिमालय के उत्तर में चली जाती है। एक पूर्वी जेट धारा जिसे उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट धारा कहा जाता है, गर्मी के महीनों में प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर लगभग 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश में प्रवाहित होती हैं। तो ये जो जेट धाराएं बहती हैं इनकी वजह से भी हमारे देश की जलवायु प्रभावित होती है। यहाँ ब्लू बॉक्स में लिखा है जेट धारा, ये एक संकरी पट्टी में स्थित क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई 12,000 मीटर से अधिक वाली पश्चिमी हवाएं होती हैं। इसकी गति गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा एवं सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। बहुत सी अलग अलग जेट धाराओं को पहचाना गया है। उनमें सबसे स्थिर मध्य अक्षांशीय एवं उपोष्ण कटिबंधीय जेट धाराएं हैं। पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ, सर्दी के महीनों में उत्पन्न होने वाला पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ भूमध्य सागरीय क्षेत्र में से आने वाले पश्चिमी प्रवाह के कारण होता है। वे प्रायः भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात मानसूनी महीनों के साथ साथ अक्टूबर एवं नवंबर के महीनों में आते हैं तथा ये पूर्वी प्रवाह के एक भाग होते हैं एवं देश के तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। क्या आपने
आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटों पर उनके द्वारा किए गए विनाश के बारे में पढ़ा या सुना है? जरूर पढ़ा होगा, न्यूज़पेपर मैगजीन्स में जरूर सुना होगा, रेडियो और टीवी पर, या फिर आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, आपने वहाँ भी इनके बारे में सुना होगा या देखा होगा या फिर पढ़ा होगा। तो आज हमने देखा कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। उनमें से जो बड़ा एक कारक एक और है, उस बड़े कारक के बारे में हम लोग अध्ययन अगली क्लास में करेंगे, और वो है भारतीय मानसून। ये सबसे ज़्यादा भारत की जलवायु को प्रभावित करता है, और इसीलिए भारत की जलवायु का नाम इसी के नाम पर पड़ गया है, मानसूनी जलवायु। तो इसको ज़्यादा गहराई से और डिटेल में स्टडी हम लोग करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।